अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएमई मैनेजमेंट यानी कि MGT 601 के लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे। यानी कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे हम एसएमई की हिस्ट्री को देखेंगे, डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, रीजनल कंसेप्ट्स ऑफ एसएमई देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर का क्या पर्पज़ है? देखिए, इस लेक्चर का मेन गोल यही है कि स्टूडेंट्स को एसएमई का क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए। मतलब लेक्चर के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एसएमई की डेफिनेशन क्या है और एसएमई की टाइप्स क्या होती हैं और स्मॉल बिजनेसेस का लार्ज बिजनेसेस से कंपैरिजन क्या है। यानी ये लेक्चर फाउंडेशन लेक्चर होगा आपका, जो आगे के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे उनका ये बेसिक लेक्चर है। ठीक है, यानी बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी बुक का नाम भी है एसएमई, ये क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी ये छोटी और मीडियम साइज़ की बिजनेसेस होती हैं जो छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती हैं, एम्प्लॉयज़ कम होते हैं इसमें और लोकल लेवल पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल बेकरी हो गई, या हम छोटा सा कोई बुटीक स्टार्ट कर लेते हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस लगा लें, या फिर आप कोई वर्कशॉप लगा लें। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? हम इस लेक्चर में 5 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हिस्ट्री ऑफ एसएमई, दूसरा डेफिनेशन ऑफ एसएमई, तीसरा रीजनल कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमई, चौथा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस और पांचवा स्मॉल वर्सेस लार्ज बिजनेसेस कंपैरिजन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि एसएमई की हिस्ट्री क्या है, और ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ से आपके बहुत सारे क्विज भी बनते हैं। इसमें यही बताया जाता है इसकी हिस्ट्री में कि रिसेंट ईयर्स में, यानी अभी के कुछ सालों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्मॉल बिजनेसेस फिर से बहुत पॉपुलर हो गई हैं। यानी जैसे कि रशिया और ईस्टर्न यूरोप जैसे कंट्रीज़ अब स्मॉल बिजनेसेस स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हैं। मतलब दुनिया दोबारा स्मॉल बिजनेसेस की वैल्यू समझ रही है। सो याद रखिएगा कि स्मॉल बिजनेस कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये 4000 साल पुराना एक कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है वो एक 4000 साल पुरानी एक राइटिंग भी मिली है, यानी एक रिटन नोट मिला है। इस राइटिंग में बैंक से लोन लेने का जो रिकॉर्ड मिला है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और उसमें लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई थी। मतलब एंशियंट टाइम में भी लोग जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते थे और बैंक से लोन लेते थे। यानी एसएमई का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हर जो है वो एंशियंट सिविलाइजेशंस में स्मॉल बिजनेसेस थे, जैसे कि इजिप्शियंस हो गई, अरब्स हो गए, ठीक है, और जो है वो बेबीलोनियंस हो गई, ज्यूज़ हो गए, ग्रीक्स हो गए, रोमन्स हो गए। इन सब में स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स की लार्ज पॉपुलेशन थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं होती थी उस टाइम पे। ज़ाहिर बात है, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी और लोगों को जो है वो उस वक्त चीट भी अच्छे से किया जा सकता था। इस वजह से लोग स्मॉल ट्रेडर्स को पसंद नहीं करते थे, उनकी रेपुटेशंस ख़राब हो गई थी, क्योंकि लोग चीट करते थे और जो क्वालिटी थी वो इतनी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होती थी। क्लियर? सो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेबीलोन के किंग हैमुराबी ने दुनिया का पहला बिजनेस लॉज बनाया। इसका पर्पस था कि फ्रॉड से बचाना और फेयर ट्रेडिंग इंश्योर करना। यानी बिजनेस लॉज की स्टार्टिंग भी स्मॉल बिजनेस की वजह से हुई। ठीक है, सो ग्रीक और रोमन जो हिस्टोरियंस ने किंग्स, वॉर्स, एम्पायर्स, इन सब पे लिखा, लेकिन स्मॉल बिजनेस का रूल ज़्यादा मेंशन नहीं किया। लेकिन रियलिटी ये थी कि स्मॉल ट्रेडर्स ही वो लोग थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेड करते थे, लॉ स्प्रेड करते थे, रिलीजन स्प्रेड करते थे और फिलॉसफी और साइंस स्प्रेड करते थे। मतलब ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट भी स्मॉल ट्रेडर्स से हुआ था। क्लियर? सो कुछ सेंचुरीज तक रिलीजन और सोसाइटी स्मॉल बिजनेस को लो स्टेटस देती थी। डॉक्टर्स और लॉयर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। आज भी डॉक्टर्स एंड लॉयर्स जो है वो हाई स्टेटस प्रोफेशंस हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस की रिस्पेक्ट अब पहले से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक, सो एक टाइम ये भी था जब हर सिटी और टाउन की इकोनॉमी लोकल होती थी, लार्ज कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्मॉल बिजनेसेस ही इकोनॉमी चलाते थे। सो इस पीरियड को कहते हैं हेडे ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी ये एक गोल्डन टाइम होता था। ठीक है, ये छोटे छोटे मैंने हाईलाइट भी इसीलिए किए हैं, ये क्विज और शॉर्ट इन्हीं में से आपका बनेगा। ये हिस्ट्री आपने अच्छे से याद करनी है। देन हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इन द अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट, इफ़ वी लुक एट बिगिनिंग्स ऑफ द नॉन हिस्ट्री ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, द कॉटेज इंडस्ट्रीज,
यानी कहते हैं कि अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट में, यानी जो अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट कौन से थे, जिससे जैसे कि ब्रिटिश से पहले, वो कहते हैं कि ब्रिटिश से पहले लोग छोटी छोटी सेल्फ सफिशेंट कम्युनिटीज़ में रहते थे। हर गांव अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाता था। इस टाइम पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा थ्राइव करती थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जैसे कि घर या गांव लेवल पर चलाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी अपने गांव की चीज़ें, अपने घर से रिलेटेड चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो होती थी, वो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाती थी उस टाइम में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, कपड़ा बुनना उस वक्त होता था, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, कारपेंट्री हो गई, मतलब उस टाइम इकोनॉमी का बेस लोकल स्मॉल बिजनेसेस थे। ठीक है, इसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो सब कॉन्टिनेंट की इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा सेटबैक मिला। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं मिला और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को जो है वो पैट्रोनेज नहीं दिया गया। लोकल इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर हो गई, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले तक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं मिला। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी जो है वो फेवर नहीं करती थी, मतलब स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, जब कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, तब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव पॉलिसीज़ बनाई गई। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, यानी इंडिपेंडेंस के बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, हमारे रीजन में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का बेस्ट मॉडल इंडिया का मॉडल जो है वो माना जाता है। इंडिया ने एसएमई को डेवलप किया, किसके थ्रू? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि रोड्स हो गए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गई, कम्युनिकेशंस हो गई। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है तो एसएमई ग्रो करती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एक और चीज़ जो है वो बनाई गई थी, यानी कि 1938 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी, यानी कि एनपीसी। इस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे मिस्टर के.टी. शाह। उन्होंने पहली दफ़ा डिफ़ाइन किया था कॉटेज इंडस्ट्री को और विलेज इंडस्ट्रीज़ को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, यानी एसएमई की प्रॉपर डेफिनेशंस यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये आपने एज अ क्विज एंड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, 1938 के बाद से डिफरेंट डेफिनेशंस यूज़ हो रही हैं एसएमई को डिफ़ाइन करने के लिए। ये फैक्टर्स यूज़ होते हैं जैसे कि नंबर्स ऑफ वर्कर्स हो गए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, असेस्ड की वैल्यूज़ होगी, प्रोडक्शन साइज़ हो गया। हर कंट्री अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाती है, याद रखिएगा। आगे हम जो है वो कंट्री के हिसाब से इसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो था हिस्ट्री थी। अब हम आगे देखते हैं डेफिनेशंस को। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी स्मॉल बिजनेस होती है जो एक स्किल्ड वर्कर खुद चलाता है, अपने घर में काम करता है, वो अपने टूल्स और मटेरियल्स खुद यूज़ करता है, अपना प्रोडक्ट खुद मार्केट में बेचता है। मतलब कि ऑनर ही वर्कर होता है, ऑनर ही मैनेजर होता है, ऑनर ही सेलर होता है। ठीक है, यानी वो सब कुछ एक ही बंदा काम कर रहा होता है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि काम घर से होता है, इसमें मॉडर्न मशीन्स का यूज़ बहुत कम या जो है कह ले कि बिल्कुल नहीं होता इसमें, और काम जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक से होता है, और मोस्टली जो है वो हैंडवर्क होता है ये, और स्किल्स जो है वो पर्सनल होती है, यानी क्राफ्ट स्किल्स जिसे कहते हैं, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स हो गए और जो है वो एम्ब्रॉयडरी हो गई, पोट्री हो गई। ठीक है, 1940 में कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पावर एंड जो है वो लेबर के बेस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल पावर यानी कि मशीन्स वगैरह, और दूसरा हायर्ड लेबर यानी कि मज़दूर वगैरह। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कुछ स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरीज़ को भी देखेंगे। अभी कैटेगरीज़ क्या है, यहाँ पे 7 कैटेगरीज दिखाई गई हैं। कैटेगरी 1 जो है इसमें क्या बताया गया है कि नो मशीन, नो हायर्ड लेबर, सिर्फ ओनर खुद काम करता है इसमें। ये प्योर जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री है। याद रखिएगा, जो प्योर कॉटेज इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, ना तो मशीन का इस्तेमाल होता है, ना किसी मजदूर को हायर किया होता है, सिर्फ ओनर खुद काम करता है। कैटेगरी नंबर 2 में जो है वो मशीन नहीं होती, बल्कि इसमें जो है वो हायर्ड लेबर लेस देन जो है वो 10 वर्कर्स होते हैं। ठीक है, यानी स्मॉल वर्कशॉप टाइप बिजनेस होता है। कैटेगरी नंबर 3 देखते हैं, इसमें मशीन नहीं होती लेकिन लेबर जो है वो ग्रेटर दैन 10 वर्कर्स होते हैं, यानी थोड़ी बड़ी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी नंबर 4 है, इसमें हमारे पास मशीन की पावर होती है लेस दैन 10 bhp,
यहाँ पे मैं आपको एक और नॉलेज देती जाऊँ, जो BHP होता है इसका मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर, यानी कि BHP मशीन की पावर मेजर करने का यूनिट होता है, मतलब मशीन कितनी स्ट्रेंथ से काम करती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ यहाँ पर BHP की, जैसे कि एक कार है और कार का इंजन जब हम बोलते हैं कि 100 BHP इंजन है या 200 BHP इंजन है, तो इसका मतलब होता है इंजन की पावर कैपेसिटी कितनी है, यानी 100 पावर कैपेसिटी है, 200 है, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि BHP मशीन की पावर मेजर करने का यूनिट होता है, जो बताता है कि मशीन कितनी ताकत से, ये स्ट्रेंथ से काम करती है। और इसका जो BHP का फुल फॉर्म है वो क्या है, ब्रेक, BRAKE, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। सो कैटेगरी नंबर 4 में हम यही देख रहे थे कि मशीन पावर लेस देन 10 BHP है और इसमें नो हायर्ड लेबर होते हैं, इसमें लेबर को हायर नहीं किया होता, सिर्फ मशीन्स होती हैं और मशीन यूज़ होती हैं लेकिन वर्कर्स नहीं होते, ठीक है। सो कैटेगरी नंबर 3 एंड 4 जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। और कैटेगरी नंबर 6 है, इसमें है कि मशीन पावर लेस देन 10 BHP है और हायर्ड लेबर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, और लेबर को भी जो है वो यहाँ पे हायर किया हुआ है। और कैटेगरी नंबर 7 जो है इसमें मैकेनिकल पावर ओवर 10 BHP है और हायर्ड लेबर प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों जो है मीडियम साइज इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इंडस्ट्रीज को डिवाइड करने के लिए 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो मशीन्स का यूज़, दूसरा वर्कर्स कितने हैं, तीसरा पावर कितनी यूज़ हो रही है। यही फैक्टर्स आज भी SME डिफाइन करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ SME को कैसे डिफ़ाइन करती हैं, यानी SME की कोई सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, हर कंट्री अपनी इकोनॉमी के हिसाब से डेफिनेशन बनाती है SME की, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि SME की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सिंगल, ठीक है। जैसे कि USA की जो डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, USA के मुताबिक कि अमेरिका में स्मॉल बिजनेसेस को ऐसे डिफाइन किया गया है, बिजनेस अपनी इंडस्ट्री पर डोमिनेट ना करता हो और एम्प्लॉयज़ 100 से कम हो, यानी आप कह सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस वो है जो मार्केट का किंग ना हो और वर्कर्स 100 से कम होते हैं, तो ये USA की SME की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम क्या कहता है, यानी कि UK 1969 में UK ने स्मॉल फर्म की डेफिनेशन दी थी कि स्मॉल फर्म वो है जिसमें एम्प्लॉयज़ 200 से कम हो और ओनर खुद बिजनेस रन करे और मार्केट शेयर छोटा हो, यानी ओनर जो है वो मैनेज प्लस स्मॉल मार्केट और शेयर करता हो, तो यही स्मॉल फर्म है। अब फ्रांस की क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पर फ्रांस ने SME को कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फ्रांस ने कैटेगरीज बनाई हैं कैसे, जैसे कैटेगरी में एक तो उसने कैटेगरी बनाई है कि वेरी स्मॉल एंटरप्राइज में लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ होंगे, स्मॉल एंटरप्राइज में 10 से 40 एम्प्लॉयज़ होंगे और मीडियम एंटरप्राइज में 50 से 500 एम्प्लॉयज़ होंगे और लार्ज एंटरप्राइज में 500 प्लस एम्प्लॉयज़ होंगे। यानी फ्रांस में 90% बिजनेसेस स्मॉल हैं और ये टोटल वर्कफोर्स का जो है वो 1/6 हिस्सा एम्प्लॉय करती हैं, ठीक है। इसके बाद डेनमार्क की डेफिनेशंस देखिए। डेनमार्क में सिंपल क्लासिफिकेशन हुई है कि उसने जो टाइप्स दी और एम्प्लॉयज़ बताए, कैसे बताए कि उसकी जो टाइप 1 है उसमें स्मॉल बिजनेसेस में कि इसमें जो है वो लेस देन 49 एम्प्लॉयज़ होंगे, मीडियम बिजनेस में 50 से 199 एम्प्लॉयज़ होंगे और लार्ज बिजनेस में 200 प्लस एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। इसके बाद जापान की डेफिनेशन देखिए। जापान SME की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, यानी जापान ने जो है वो जापान में स्मॉल एंटरप्राइज वो है जिसमें कैपिटल 5 मिलियन येन से कम हो और एम्प्लॉयज़ जो है वो 200 से कम हो। यहाँ जो है वो कैपिटल प्लस एम्प्लॉयज़ दोनों देखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्वे, इन कंट्रीज़ में डेफिनेशन जो है वो लीगल पर्पज़ के लिए जो है वो बनाई गई और डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ किए गए इसमें, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें एम्प्लॉयज़, कैपिटल, असेस्ड, सेल्स वगैरह, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि दुनिया भर में SM की डेफिनेशंस डिफरेंट है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स यही हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कह लें, मार्केट शेयर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये आपने क्विज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो है और डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से आपने ये याद रखना होगा। बट नाउ-अ-डेज़ हम देखेंगे कि आजकल एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन यूज़ होती है। SME वो बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि मशीन्स एंड इक्विपमेंट में जो है वो 2 मिलियन से 40 मिलियन रुपीज़ हों, लैंड और बिल्डिंग इंक्लूड नहीं होती इसमें। एम्प्लॉयज़ जो है वो 10 से 99 वर्कर्स हों, यानी SME को डिफ़ाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है और एम्प्लॉयज़ भी देखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका स्मॉल और मीडियम
का जो है वो डिफरेंस देखेंगे, स्मॉल एंटरप्राइज में जो है वो एम्प्लॉयज़ 10 से 35 हैं और इन्वेस्टमेंट 2 से 20 मिलियन रुपीज़, जबकि मीडियम एंटरप्राइज में एम्प्लॉयज़ 36 से 99 हैं और इन्वेस्टमेंट 20 से 40 मिलियन रुपीज़। ठीक है, सो मतलब कि कम वर्कर्स प्लस कम इन्वेस्टमेंट स्मॉल बिजनेस, ज़्यादा वर्कर्स प्लस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब कि मीडियम बिजनेस। सो एक एक्सपर्ट क्लिफोर्ड ने बताया स्मॉल बिजनेस कैसा होता है। स्मॉल बिजनेस यूजुअली जो है वो ओनर खुद मैनेज करता है, बिजनेस पर्सनलाइज्ड होता है, लोकल एरिया में ऑपरेट करता है, इंडस्ट्री में साइज़ छोटा होता है, ग्रोथ के लिए अपनी सेविंग्स पर डिपेंड करता है, मतलब ओनर ही मैनेजर भी होता है और इन्वेस्टर भी होता है। सो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, कमेटी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन, यानी इस कमेटी ने कहा कि अगर बिजनेस इनमें से 2 या ज़्यादा कंडीशंस मीट करे तो वो स्मॉल बिजनेस है। वो कंडीशंस क्या हैं यहाँ पे हम देखेंगे, ओनर ही मैनेजर हो, कैपिटल ओनर या स्मॉल ग्रुप प्रोवाइड करे, बिजनेस लोकल एरिया में ऑपरेट करे, इंडस्ट्री में साइज़ छोटा हो। अगर इनमें से 2 कंडीशंस भी मैच हो जाए तो समझ लो कि वो स्मॉल बिजनेस है। ठीक है, यानी किसी भी बिजनेस में ये इनमें से 4 में से 2 चीज़ें हो तो समझ लो कि वो क्या है, स्मॉल बिजनेस है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस पर। देखिए प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस में यहाँ पे यही है कि स्मॉल बिजनेस यूजुअली प्राइवेट ओनरशिप में होता है और इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो वेरी स्मॉल बिजनेस, दूसरा लार्ज स्मॉल बिजनेस। यानी वेरी स्मॉल बिजनेस में क्या होता है कि ओनर खुद काम करता है, जैसे कि ज्वेलरी शॉप हो गई, शू स्टोर हो गया, ग्रोसरी शॉप हो गई, इसमें ओनर और वर्कर एक ही पर्सन होता है, वही ओनर वही वर्कर। जबकि लार्ज स्मॉल बिजनेस में होता है ओनर काम खुद नहीं करता बल्कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। ठीक है, दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मैनेजमेंट लेयर्स कम होती हैं इसमें, यानी स्मॉल बिजनेस में बॉस कम होते हैं, हायरार्की सिंपल होती है और डिसीजंस जल्दी होता है। थर्ड जो इसका स्टेप है वो यही है, पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाइल होता है इसका, यानी ओनर जो है वो हर चीज़ पर्सनली चेक करता है, हर लेवल की इंफॉर्मेशन रखता है, मेन डिसीजंस मेकर होता है, यानी कि ओनर का कंट्रोल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। चौथा जो इसका पॉइंट है, लिमिटेड सोर्सेज, यानी स्मॉल बिजनेसेस के पास पैसा कम होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए मार्केट डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, 5वां पॉइंट इसका इंडिपेंडेंस है, यानी कि ओनर फाइनल अथॉरिटी रखता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है उसका, और यानी कि किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें। 6 पॉइंट में लिमिटेड मार्केट एरिया आ जाता है, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस लोकल या रीजनल मार्केट्स जो है वो सर्व करते हैं और यानी कि जो है वो नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड नहीं होता। 7 पॉइंट जो है वो स्मॉल मार्केट शेयर है, यानी मार्केट में इनका शेयर छोटा होता है, लार्ज कंपनीज ज़्यादा शेयर लेती हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट जो है वो लेबर ज़्यादा और कैपिटल कम होते हैं, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस मशीन्स अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए लेबर ज़्यादा यूज़ करता है, लेबर इंटेंसिव बिजनेस होता है ये। ठीक है, 9वां पॉइंट इसमें स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी मिले तो फास्ट ग्रो होता है, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए स्मॉल बिजनेसेस बहुत फास्ट ग्रो करता है। पॉइंट नंबर 10 जो है वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस स्पेसिफिक स्किल्स रखते हैं, स्पेशल कस्टमर्स को सर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम टेलरिंग हो गया और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 में स्मॉल बिजनेसेस जो है वो वहाँ सक्सीड करता है जहाँ मार्केट छोटी हो और बिग कंपनीज इंटरेस्ट ना लें। पॉइंट नंबर 12 में जो है वो डेवलपिंग मार्केट्स में डिमांड चेंज होती रहती है और स्मॉल बिजनेसेस इजीली एडजस्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 13 जो है, रिसेशन या क्राइसिस में स्मॉल बिजनेसेस जल्दी चेंजेस ला सकता है और कॉस्ट और लेबर एडजस्ट कर सकता है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल बिजनेसेस फ्लेक्सिबल, इंडिपेंडेंट और लोकल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से SME को इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टिपिकल स्मॉल बिजनेसेस पर। ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेसेस शॉप ओनर ही बॉस होता है इसमें, जैसे कि ग्रोसरी शॉप हो गई, क्लॉथिंग शॉप हो गई, मोबाइल शॉप हो गई, ओनर ही इसका बॉस होता है और वर्कर भी वही होता है। इसके बाद सर्विसेज है, यानी कि सर्विस बेस्ड बिजनेसेस भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, लाइक जो है वो लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स हो गए, कॉरियर सर्विसेज हो गई, ब्यूटी पार्लर्स हो गए। ठीक है, तीसरी इसमें आ जाती है कंस्ट्रक्शंस, यानी छोटी कंस्ट्रक्शंस कंपनीज, बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, स्मॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसके बाद होलसेल बिजनेस, यानी कि ये बिजनेसेस वो बुल्क में गुड्स खरीदते हैं और शॉप्स को सप्लाई करते हैं। इसके बाद 5 है फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, यानी कि इसमें आ जाता है प्रॉपर्टी डीलर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस आ जाता है, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डिलीवरी कंपनीज, पब्लिक यूटिलिटीज़। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, इसमें सारे स्मॉल फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि फर्नीचर मेकिंग हो गया, गारमेंट्स हो गया, फूड प्रोडक्शंस हो गई, यानी स्मॉल बिजनेसेस ऑलमोस्ट हर सेक्टर में होता है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं लार्ज वर्सेस स्मॉल बिजनेस का कंपैरिजन देखेंगे। आपने ये स्टूडेंट्स अच्छे से याद करना, आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसमें स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें स्मॉल बिजनेसेस में जो बर्थ एंड डेथ साइकिल सबसे पहले देखें, यानी नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो कुछ बंद भी हो जाते हैं। ठीक है। जबकि लार्ज बिजनेस में क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस होती है, यानी कभी एक्सपैंड और कभी श्रिंक होते हैं। दूसरी बात, स्मॉल बिजनेसेस में जो है वो रिस्क पर्सनल होता है, ओनर का पैसा जो है वो स्टेक पर होता है, जबकि लार्ज बिजनेसेस में डिसीजंस प्रोफेशनल मैनेजर्स करते हैं और उनकी पर्सनल लिवलीहुड स्टेक पर नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखिए इकोनॉमिक पावर, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जबकि लार्ज बिजनेसेस जो है वो मार्केट और इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चौथा पॉइंट देखिए स्मॉल बिजनेसेस जो है वो सेकेंडरी रिसोर्सेज यूज़ करता है, जबकि लार्ज बिजनेसेस जो है वो प्राइमरी रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें स्टूडेंट्स होता है कि स्मॉल बिजनेसेस छोटी या इग्नोर्ड मार्केट सर्व करता है, जबकि लार्ज बिजनेसेस जो है वो लार्ज प्रॉफिटेबल मार्केट्स सर्व करता है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती हैं की टर्म्स ऑफ SME। जैसे कि हमारे पास जो पहली की टर्म्स है वो यही है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है गुड्स को बाय करना, सेल करना और प्रमोट करना, यानी प्रोडक्ट ख़रीदना, फिर उसको बेचना और फिर एडवर्टाइज करना। इसके बाद एंटरप्राइज के दो मीनिंग्स होते हैं, बिजनेस या कंपनी, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने की यानी कि हिम्मत और विलिंगनेस। ठीक है। तीसरा रिटेलिंग है, रिटेलिंग का मतलब होता है गुड्स को डायरेक्ट पब्लिक को बेचना। इसके बाद चौथा होलसेल है, गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से ख़रीदना और रिटेलर्स को बेचना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको पता चल गई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।